हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 62 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। तो इससे पहले 61 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सारे टेस्ट भी लगा लीजिएगा जिन्होंने नहीं लगाए हैं। ओके, सो ठीक है। अगर पीडीएफ की नीड है तो उसके लिए आप लोगों को पूरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। तो वो भी साइट पर, यानी कि ऑनलाइन जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है उसी के थ्रू मिलेगी। तो वो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं साइट पर जाते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है इसमें से। पहला है पृथ्वी नीले रंग की, यानी कि ग्रह दिए गए हैं और उनके रंगों के बारे में कहा गया है। मंगल लाल रंग का और शनि पीले रंग का। बताना है कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल 3 या फिर 1 2 3, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। एक्चुअली पृथ्वी जो है नीले रंग की, ये तो आप सभी को पता होगा। मंगल लाल ग्रह है, ये भी सभी को पता है। शनि पीला। ठीक है, तो इट मीन्स तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली हरी प्रतीत होती है। नीली या फिर हल्की हरी कह सकते हो उसको, ठीक है, दोनों ही कलर होते हैं। मंगल ग्रह जो है यह रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। रक्ताभ तो समझ सकते हो, रक्त यानी कि रेड कलर का दिखता है। शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर या फिर यीस्ट कह सकते हो, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो उत्पादित करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर यानी कि यीस्ट तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। ऑप्शंस है मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलिस्टर या फिर टेफ्लॉन। सो करेक्ट आंसर इज मेलामाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने में अधिक क्षमता रखता है। ओके, नेक्स्ट है। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखे हैं 3। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जैविक खाद के बाद। ठीक है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। हमें बताना कौन से सही है। केवल एक और दो, या फिर 2 और 3, या फिर 1 2 3, यानी कि तीनों ही करेक्ट हैं। देखिए, जैविक खाद के बाद मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, ये चीज़ सही है। और वह भुरभुरी हो जाती है, ये भी करेक्ट है। और साथ में उसमें जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि वह अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। यस, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, ये सही है। ठीक है, तीनों ही कथन सही है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शंस हैं एक समान त्वरित गति का, एक समान वेग का, एक समान चाल का, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो वह उदाहरण है एक समान गति का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है। पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले, पराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। सेकंड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी
में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट आंसर जो है इसका, पराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जाता है, सही है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। इट मीन्स दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है? क्या विशेषता है उसकी, यानी कि इस स्टेटमेंट में से हमें बतानी है। यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, या फिर यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, या फिर यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, या फिर यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। वहाँ की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। मेगा डाइवर्सिटी कह सकते हो एक तरीके से उस वर्ड में, एक वर्ड में अगर कहा जाए तो। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। ठीक है, अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या फिर 50%। कितना होता है सभी को पता होगा, आई थिंक इससे पहले भी बता चुकी हूँ। 10% होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? ठीक है, मात्रक दिए गए हैं, ये बताना है हमें। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कूलॉम। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है एमीटर है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर केवल तीन? हम बताते हैं आपको कौन सा सही है। विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट ऊपर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलॉम है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगर इन दोनों को अपोजिट कर जाए तो ये सही है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो आंसर केवल 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यस, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है वह कूलॉम होता है और विद्युत धारा का एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? ऑप्शंस हैं बैंगनी, हरा, नीला या फिर लाल। ये तो प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरे द्वारा, बैंगनी आंसर आएगा। ये प्रैक्टिकल एक्चुअली मैंने एक प्रेजेंटेशन में किया था। एक बॉक्स टाइप से होता है इस तरीके से, मतलब कैसे भी बना सकते हो। प्रिज्म देखा होगा, अगर इस तरीके से यहाँ हम उसे रखेंगे तो ऐसा कुछ इस टाइप की शेप होती है उसकी, कांच का होता है। यहाँ से अगर लाइट डालेंगे अंधेरे में अगर उसको देखते हैं तो यहाँ एक तरीके से जैसे इंद्रधनुष होता है उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर दिखाई देता है और सबसे कम रेड। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं या फिर विक्षेपित होते हैं। बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है या फिर मुड़ता है तथा लाल रंग सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एनोडीकरण क्या है ये बताना है हमें। इन कथनों में से कौन सा सही है उसका मतलब, यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है।
या फिर यह एल्यूमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है, या फिर यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट सेम ही लग रहे हैं, बट ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा सेम। करेक्ट आंसर जो है यानी कि एनोडीकरण क्या है, यह एक धातु पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित करती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, आंसर दिख गया नेक्स्ट का। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के श्राव से होता है? योर ऑप्शंस आर ऑक्सैलिक अम्ल, मैथेनॉइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या है? मैथेनॉइक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इसी की वजह से होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, मतलब कांटे टाइप के जो होते हैं वो निकले रहते हैं पत्तों में। इन बालों में मैथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल अगर आ जाता है पेपर में क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही होता है, पाया जाता है, इसलिए इनके छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? ऑप्शंस हैं 273 केल्विन, 373 केल्विन या फिर 280.73 केल्विन या फिर 212 केल्विन। करेक्ट आंसर क्या है? 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या फिर अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट बनाता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, किसको वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस है काबूस बिन सईद अल सैद, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना या फिर आंसू। सो करेक्ट आंसर जो है वो है शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं नाम। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को क्रमशः वर्ष 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गाइस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 2020 के लिए तो मुजीबुर रहमान को मिलेगा और 2019 के लिए ये जो लंबा सा नाम है ना, क्या ये काबूस बिन सईद अल सैद, इनको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदकों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ओके, योर ऑप्शंस आर सरोज मदान, अपूर्वा गोस्वामी, किरण बजाज या फिर श्यामला गोपीनाथ। इसकी जो अध्यक्ष होंगी ना, एक्चुअली चारों लेडी हैं तो इनमें से कोई एक है, सो श्यामला गोपीनाथ हैं वो। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 मार्च 2021 को एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना की है और यह समिति सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करेगी। ये स्टेटमेंट याद रखना, अगर इस स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ज़रूर आएगा वहाँ पे। ठीक है, कि ये क्या करेगी ये समिति, इसका क्या उद्देश्य होगा। ओके, इस समिति में 5 सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए याद भी नहीं करने हैं। इस समिति की अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ होंगी। ओके, तो अध्यक्ष याद रखना है, बाकी समिति का कार्य क्या होगा ये याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा समिति का गठन किया जा रहा है? रिजर्व बैंक के द्वारा, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर जल। करेक्ट आंसर एटीपी है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
कोशिकीय श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, पहला कथन है, जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सेकेंड है, बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन एज ऑलवेज वही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ओके, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। चाहे तो ध्यान से दोबारा से स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, जल विद्युत संयंत्रों में जल स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ये सही बात है। बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, ये भी करेक्ट है। अब कैसे होती है देखते हैं नीचे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, तो क्योंकि दोनों करेक्ट है ना। जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बांध के आसपास बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं और ये अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में किसको उत्पन्न करते हैं? मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। और मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए, बांधों के निर्माण से अब कैसे होती है पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क या फिर जापान। ये तो सभी को पता होगा, डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इस देश में 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्की के द्वारा होती होगी, जब पवन है तो। हाँ जी, पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, सॉरी मैंने थर्ड पहले पढ़ दिया, पीयूष ग्रंथि या फिर पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या फिर थायराइड। देखिए, मस्तिष्क में कौन सी पाई जाती हैं, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, कि ये तो है ही है फर्स्ट वाली। तो पिनियल ग्रंथि भी पाई जाती है, थायराइड नहीं पाई जाती। हाइपोथैलेमस पाई जाती है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। यस, आई एम राइट। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या फिर कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल एवं हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? ऑप्शंस हैं अंतरंग पेशियों को, कंकाल पेशियों को, अंतरंग एवं कंकाल दोनों को, या फिर हृदय पेशियों को। ओके, सो करेक्ट आंसर इज कंकाल पेशियों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। चूँकि इन पेशियों की क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। तो इनका कार्य क्या होता है प्रमुख रूप से, ये आपको यहाँ पता चल गया है। ठीक है, बाकी बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये भी। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट 62 कंप्लीट हो चुके हैं। सो ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं है। PDF किस तरीके से लेनी है वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दिया है पहले ही। एंड हाँ, बाकी के जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी टेस्ट लगा लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। थैंक यू।